बंगाल चुनाव खत्म हो चुके हैं। आप लोगों ने टीवी पे, न्यूज़ में, ट्विटर पे और भी अलग-अलग माध्यमों से आपने एग्जिट पोल भी देख ही लिया होगा। आपने भी कुछ ना कुछ आकलन ज़रूर किया होगा। क्या लगता है आपको? क्या ममता का साम्राज्य खत्म हो जाएगा? क्या कमल खिलने जा रहा है? क्या होगा असदुद्दीन ओवैसी का? क्या हुआ हुमायूं कबीर के साथ? और क्या हुआ जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जो पिछले 15 सालों से चला आ रहा था, उसका भविष्य क्या होगा? क्या तमिलनाडु में स्टालिन हटा दिए जाएंगे? क्या असम में फिर से हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी वापस से रिपीट करेंगे? तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग, आपको कोई भी, मैं आपको न्यूज देने नहीं आया हूं, हम लोग उन चीजों का एनालिसिस करेंगे। वो रुख किस तरफ जा रहा है, सिर्फ मैं ये दर्शाते हुए आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसके माध्यम से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो चीजें तैर रही हैं मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, उनमें जो ये चीजें तैर रही हैं, उसका क्या प्रतिफल निकलता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका विकास भारद्वाज और आप देख रहे हैं ग्लैन व्यू एनालिसिस। तो सबसे पहले आज बंगाल चुनाव की बात करते हैं। बंगाल में एक्चुअली हुआ क्या? पहले चरण के वोट के उसमें आप सभी ने देखा कि वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा हाई रहा, तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। 93% वोटिंग, हालांकि 92.65 है, लेकिन इतनी वोटिंग होना भी अपने आप में एक इतिहास के बराबर ही है। पिछली बार कभी भी इतिहास के आईने में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाई थी। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, एसआईआर है या बाकी लोग काफी दिनों से उसमें एंटी इनकम्बेंसी है, पर मेरा मानना बिल्कुल भी इन सब चीजों से अलग है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जनता त्रस्त थी, और जब वो अपना ईवीएम पे बटन दबाती है तो वो सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती है। हर तरफ आपने बदलाव का शोर सुना, हर तरफ आपने नई कुछ चीज़ों के बारे में सुना कि नई पार्टी को एक मौका दिया जाए। हमने इन्हें भी देख लिया, कुछ तो 35-35 साल से थे, कुछ आज़ादी के समय से थे, फिर ममता बनर्जी आती हैं, उन्हें भी 15 साल दे के देख लिया। तो ये जो बदलाव का संकेत, ये डे 1 से आ रहा था। लोगों ने इसे घुमा दिया, कभी आईएसआर की तरफ, किसी ने कहा कि ध्रुवीकरण की तरफ हो रहा है ये। मैं इन सब फैक्टरों को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही मानना है, जनता के मन में बदलाव की आंधी चल रही थी और उसी को देख के उन्होंने इस बारी वोट किया है। तो एक और फैक्टर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट में चलेंगे। जो आप सोच रहे हैं कि कौन कितनी सीटें और जो एग्जिट पोल आए हैं उन सब का भी विश्लेषण करेंगे, पर वो अंत में। सबसे पहले इन चीजों का विश्लेषण किया जाए कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने मतदाताओं को इतना ज्यादा अपील किया कि वो 100 में 93 लोग वोट देने की लाइन में खड़े रहे। तो सबसे पहला फैक्टर यही था कि भाई बदलाव की आंधी चल रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो ये जेनजी है, 2014 के बाद काफी कुछ बदल चुका है। आप पुराने ढर्रे पे बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। इसका रिजल्ट आपने अभी भी देखा है कि जेनजी किस तरीके से वोट करता है। उसने पहले 2014 में मोदी जी की सरकार बना दी, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो सरकार ट्विटर और फेसबुक पे ही बनाई गई थी। उस समय यूट्यूब के जमाना इतना ज्यादा नहीं हुआ था, बट इन चीजों पे लोग लिखते पढ़ते थे और व्हाट्सएप पे काफी चीजें सर्कुलेट होती थी। तो एक पीआर की तरह से ये सारी चीजें की गई और एक तरह से वो सरकार बनी। 2019 का हर कोई जानता है कि बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज हुआ, हालांकि उनके नेगेटिव में कुछ गया नहीं था, क्योंकि पहले 5 साल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो जनता ने देखा था अपनी आंखों से। तो इस वजह से 2019 में रिपीट हुई, और 2024 में जहां ये मात खाए तो कुछ ही ऐसे स्टेट्स थे जहां पे कांग्रेस सरकार या समाजवादी ने, उत्तर प्रदेश में थोड़ा डेंट किया या महाराष्ट्र में डेंट हुआ, उड़ीसा में देखिए फिर इन्होंने सारी सीटें जीत ली। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि ठीक है, थोड़ा डेंट लगा था बीजेपी में, लेकिन उसके बाद तो उसने ऐसा ऐसा कांड किया है कि हर जगह क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतती चली गई, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो। एकमात्र स्टेट था झारखंड जो उसकी हाथ में नहीं आया, बाकी लगभग सारे स्टेट्स में उन्होंने अपनी सरकारें बना ली। तो खैर, मेरा कहना है कि जेनजी अपने तरीके से वोट करता है। इस बारी वो लोग भी निकल के आए। मैंने काफी वीडियोस देखे जिसमें वो अपनी बात रख रहे थे। एक और चीज थी, इस लड़ाई के पहले ही ममता हार मान के बैठ चुकी थी। उसने लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट भटक रही थी, वो वकील के कोट पहन के वो कोर्ट रूम के चक्कर लगा रही थी, और फर्जी चीजों के पीछे। एसआईआर होना कोई नई प्रक्रिया नहीं थी, पहले भी हुआ है एसआईआर, ये पहली बार नहीं हो रहा था। इस बार इंटेंसिव थोड़ा ज्यादा इसे किया गया था कि थोड़ी सी जो भी चीजें हैं वो फिल्टर आउट की जाए। जो बाहर के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा करा जाए, घुसपैठिए हों या अन्य तरह के लोग जो हैं फर्जीवाड़े वाले, या रिपीट कस्टमर्स, जो रिपीट वोटर्स थे, किसी अनदर स्टेट्स में भी उनके नाम एडेड हैं, बंगाल में भी एडेड हैं, कहीं और माइग्रेटेड हैं फिर भी उनका नाम एडेड है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम नहीं हटे थे। तो इन सब चीज़ों का ये सारा कुछ हुआ था। एसआईआर बिल्कुल सही तरीके से हुआ, मुझे कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि एसआईआर का कोई रोल है इसमें।
SIR अपनी एक प्रक्रिया थी, वो अपने तरह से चली। अब मैं आपको बता रहा था कि ममता बनर्जी ने सबसे पहले हार मान के ही इसकी शुरुआत की। वो कोर्ट रूम के चक्कर लगाती रही। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस बारी उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं था। उसने हर पॉइंट पे उसे ऑब्जेक्ट किया और चीजें चलती रहने दी। निर्वाचन आयोग ने जो स्टेप्स लिए उसने सबसे बड़ा डेंट ममता बनर्जी को दिया, क्योंकि आप जब डाटा उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, छापा वोटर्स, फर्जी वोटिंग और ये सारी चीजें होती थी। ऐसा नहीं है कि ये किसी की जानतब में नहीं है, ये चीजें होती थी। कैसे मैनिपुलेट किए जाते थे सबको पता था। इस बार निर्वाचन आयोग ने उस पर इतनी सख्ती बरती कि अब वो चीजें निकल के आने लग गई हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, पिछले 50 साल से बंगाल ने हमेशा केंद्र के विपरीत ही वोट किया है। जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तो यहां वाम दलों की रहेगी, कभी कभी इनमें गठबंधन भी होता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि अपोजिट ही रही। जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो केंद्र में नरेंद्र मोदी आ गए, उससे पहले अटल बिहारी आ गए। 2011 में 1-2 साल के लिए ही सिर्फ कांग्रेस रह पाई थी, लेकिन कांग्रेस उसकी सहयोगी नहीं, कांग्रेस से टूट के ही ममता बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ ही बनी थी। तो इन सब चीजों को देखते देखते जनता काफी परेशान हो चुकी थी, तो उसने इस बारी कुछ अलग मन बना के रखा हुआ था। एक और राह का रोड़ा काटा जिसे कह लें, वो भी बीजेपी ने इस बारी निकालने की कोशिश की। वो था समता, ममता और जयललिता। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से अगर पॉलिटिक्स को फॉलो करेंगे तो उसमें 3 चीजों से इन्हें बच के रहने की सलाह दी जाती थी। आज की समता जदयू बन चुकी है, जिसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार थे, तो इनसे बचने की सलाह दी जाती थी। ममता बनर्जी से और एक जयललिता से। जयललिता तमिलनाडु में गुजर चुकी है और ममता बनर्जी का लगभग ऐसा माना जा रहा है कि ये अंत ही है। तो इन तीनों से बचने की सलाह इसलिए दी जाती थी क्योंकि ये कभी भी पलटी मार देते थे। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ गई, रेल मिनिस्टर बनती हैं और फिर 2-4 सालों में छोड़ के वो निकल जाती हैं। जयललिता ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी और नीतीश कुमार ने उस समय तो सहयोग दिया, लेकिन जब 2013 की बात आई, 13 में इन्होंने भी अपना असली रंग दिखा दिया था। तो इसलिए इनसे बचने की सलाह दी जाती थी बीजेपी को। तो बीजेपी ने इन तीनों अपने राह के रोड़े को, कांटे को, जो भी आप कह लें, उन सबको निकाल के इस इलेक्शन तक में फेंक दिया है। सीएपीएफ की जो तैनाती हुई उसका बहुत बड़ा असर हुआ, बहुत सलीके से हुआ, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। पूरा बंगाल हिंसात्मक चुनाव के लिए जाना जाता था। इस बारी छिटपुट घटनाओं के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी की मौत हुई है। प्री पोल हो, पोस्ट पोल हो, इन सब चीज़ों के बारे में सब जानते हैं। पिछली बार कितनी ज़्यादा हिंसा हुई थी और कितना इन्होंने लाइट में ये आई थी बातें कि हिंसा इतनी ज़्यादा क्यों होती है बंगाल में। तो इस बारी नगण्य रहा। थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हुई मारपीट की, उसे भी सुलझा लिया गया। अब इस पूरे इलेक्शन में, इस पूरे चुनाव के प्रकरण में इस सब का विजेता कौन बना? तो मेरे ख्याल से इस पूरे चुनाव का विजेता है अंपायर। और वो अंपायर कौन है? वो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इस पूरे बंगाल चुनाव हो या तमिलनाडु का हो या 5 अन्य, असम में भी हुए, पुडुचेरी में चुनाव हुए, केरलम में हुए, इन सब के उसमें मेरा मानना है कि इसका रियल विजेता अगर कोई है तो वो है चुनाव आयोग। उसने जिस तरीके से चुनाव कराया, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया, जिस सलीके से कराया, उसके लिए वो वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। उनकी हर जगह भूरी भूरी प्रशंसा होनी जायज है और ये बात उनके लिए बनती भी है। टीएन शेषन ने भी कराया था और भी लोगों ने कालांतर में कराया है, बट इस बारी जो ज्ञानेश कुमार ने जैसा डिसीजन लिया तो उसका इफेक्ट दिखा है। एक बड़ा मैं आपको बड़ी ही रोचक जानकारी देता हूं। देखिए, जहां कीचड़ होगा वहां कमल खिलेगा। आप ये मान के चलिए कि पूरी बंगाल में कीचड़ ही कीचड़ फैला था और संयोग देखिए, जिस दिन चुनाव अंत हो रहा था उस दिन इतनी बारिश हुई कि आधा माहौल वाकई में कीचड़ कीचड़ हो गया। उसने अपने को यह संकेत दे दिया है कि कमल खिलने जा रहा है। ममता ने आज एक वीडियो जारी करके बताया है कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वही सारी चीजें रिपीट की उसने, हमें ऐसे हरा। अभी रिजल्ट आए भी नहीं है, उससे पहले ही ममता ने इन चीजों से हार मान ली है। अब आता हूं मैं एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल को मैं पूरी तरह से नकारता हूं। पूरा का पूरा फर्जी विश्लेषण है, पूरा का पूरा फर्जी डाटा उन्होंने दिया है। कहीं कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी है। कोई कह रहा है 160 सीटें, कोई कह रहा है 90 पे ही सिमट जाएगी, कोई तो थोड़े ज्यादा, लेकिन 160 के आसपास सभी लोग दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सीटें उससे ज्यादा आ रही हैं। आप सोचेंगे भाई कितनी ज्यादा आ रही हैं? मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। बीजेपी 205 सीटों पे जीतने जा रही है, 205 से 208 सीटों पे। बाकी बचे हुए 80-85 सीटों पे ममता बनर्जी और जो छिटपुट बच जाते हैं वो बाकी अनदर के लिए हैं। तो आप इस चीज को लाल घेरे में रख दीजिए और जो मैंने कह दिया इसके आसपास ही होगा। थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है
पर 205 से 208 के बीच में सीटें आएंगी। और एग्जिट पोल को मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डाटा सही नहीं दे रहे हैं, फर्जी है, क्योंकि वहां के जो वोटर हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। महिलाओं ने बिल्कुल ही मना कर दिया है बोलने से। जब आप किसी चर्चा परिचर्चा में भी शामिल होते हैं तो वहां माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग दूसरी चीजों पे बातें कर रहे हैं, चुनाव के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल वाले को डाटा ही नहीं मिल रहा है, जिससे भी पूछ रहे हैं वो खुल के बता नहीं रहे। कुछ छिटपुट 10-5% बता रहे हैं कि हाँ हमने विकास के लिए दिया और बदलाव के लिए दिया, ऐसी बातें कर रहे हैं, पर कोई भी खुल के नहीं बता रहा है। तो मेरा मानना है, आज देखिए एक्सिस माई इंडिया जो इतना वो करती है, सेफोलॉजी में इतना आगे है, हमेशा एग्जिट पोल निकालती है, आज उसने मना कर दिया। और मेरा मानना है उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, उनका मना करना बिल्कुल जायज था, क्योंकि ये चीजें गलत साबित होने जा रही है। टोटल सारे एग्जिट पोल फर्जी साबित होंगे। बीजेपी हर हाल में 200 प्लस सीटें लाने जा रही है। अब आप कहेंगे कि सारे एग्जिट पोल जिन्होंने किया आपको कैसे पता है? मैंने बंगाल में वो थर्मामीटर लगाया है, गांव गांव तक हमने चीजों को परखा है, जांचा है, लोगों के अंदर से कुछ चीजें निकाली है, तभी मैं यहां बैठ के आपको ये बता पा रहा हूं। और चुनाव का रिजल्ट आने में तो 2-4 दिन ही बचे हैं, उस दिन भी आप लोगों से मुलाकात होगी ही, तो फिर देखते हैं उस दिन कौन सही निकलता है और कौन गलत। आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा कि आपको क्यों नहीं लग रहा है कि बीजेपी इतने तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अब आता हूं तमिलनाडु पे। कुछ लोगों ने कहा टीवी के आगे बढ़ रही है, कुछ ने कहा कि डीएमके रिपीट करेगी, कुछ ने एआईडीएमके के बारे में बताया। मैं बहुत ज़्यादा तमिलनाडु के बारे में कंसर्न नहीं था मेरा, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि टीवी के जितना बड़ा ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में भी बहुत चीज़ें बदली हैं, और वहाँ के भी जनजी, वहाँ के भी मतदाता, खास करके महिला लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अब थोड़ा सा सिनेमा से वो दूर हो गए। पहले एक समय था जब सिनेमाई लोगों को वो भगवान का दर्जा देते थे, पर जैसे जैसे ये डिजिटल क्रांति हो रही है, लोग समझ रहे हैं इसे कि सिनेमा रियल नहीं, वो रील है, वो एक तरह का सिर्फ और सिर्फ नाट्य कला का एक प्रदर्शन ही है। उनके लोगों को इतना भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। रही बात कौन आएगा, तो मैं सच्चाई से आपको बता दूं, मैंने इस पे कोई आकलन नहीं किया है, मेरा कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, तो मैं आपको सही जानकारी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आप इन चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। अब रही बात आसाम की, आसाम में भी लोग कह रहे हैं कि 90 सीटें आएंगी, 88 सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। मेरा मानना है कि कुछ हद तक वो सही भी कह रहे हैं। वाकई में 90 का आंकड़ा बीजेपी वहाँ छूने जा रही है। वैसे ही पुडुचेरी में भी है, 16 से 18 सीटों के बीच का आकलन है मेरा, जो मुझे लगता है वो उन्हें मिल जाएंगी। और केरला के बारे में भी मैं बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी राय नहीं व्यक्त करूंगा। हालांकि जो मैंने देखा उसमें लोग कह रहे हैं यूडीएफ आएगी, एलडीएफ इस बार हट जाएगी। अगर वो हट जाती है तो वाम दलों का सत्यानाश हो जाएगा। राम नाम सत्य है कह दीजिएगा। और जहां एक तरफ बंगाल में जय श्री राम का उदय हो रहा है, वहीं केरला में भारत का सबसे अंतिम राज्य है केरला, तो वहां राम नाम सत्य है खत्म ही हो जाएगी, वाम दलों के लिए मट्टी पलीत हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का विश्लेषण। बंगाल चुनाव पे इतना ज्यादा आपने कंज्यूम किया होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, इतना ज्यादा मत सुनिए, इतना ज्यादा मत इसके पीछे अपना दिमाग दौड़ाइए। बीजेपी आंख बंद करके वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री लाने जा रही है, 200 प्लस सीटें लाएंगी। मेरा आकलन 205 पे है, 208 तक जा सकती है। इसके आगे की बातें 4 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे, और उस दिन हम लोग फिर करेंगे इसी बात का विश्लेषण कि कौन सही था और कौन गलत था। तब तक के लिए आप लोग नजर बनाए रखिए, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आकलन क्या है, आप क्या समझ पा रहे हैं इस चुनाव से। और हाँ, जो आपने सुनी सुनाई बात मत लिखिएगा, आप अपनी बात बताइएगा कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी कितने सीटों पे आ पाएगी। तब तक नजर बनाए रखिए।